हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिम्बॉल एजुकेशन में। आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं फेल टॉपिक को, कॉफ़ी का। ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बायोलॉजी के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप थ्योरी कहीं से भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए थोरोली। मैंने इसमें लगभग सारी बुक्स और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो इसमें कुछ भी आपका फेल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए और इसे एक प्रैक्टिस क्लास के रूप में लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम अगले कुछ ही दिनों में है और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते या थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तब तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज़रूर थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, और इस क्लास को करने के बाद आपका जो टॉपिक है फेल कोसी का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एमसीक्यू फॉर्म में रखूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको ना बताने की कोशिश करूँगा। थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस क्लास है, तो हम इसको उसी नज़रिए से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, देखिए इसमें इजी से लेकर के एकदम टफेस्ट लेवल के भी सारे क्वेश्चन जो कि रिलेवेंट है एग्जाम्स को लेकर के, वो मैंने कवर किए हैं। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी टी स्वान, लिवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको अच्छे से याद करना है सारे को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था कोशिका सिद्धांत एम फिल्डन और टी स्वान ने। अब है लीवर। लीवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में, कि यकृत में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है, नेफ्रॉन्स, हेपेटिक सेल्स या जाइगोट। तो लीवर में जो पाई जाती है वो कोशिका कौन सी होती है, हेपेटिक सेल्स इसको बोलते हैं। ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। गुर्दे मतलब कि किडनी में जो पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन्स। तो देखिए ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो जो लीवर से रिलेटेड है, लीवर में जो सेल्स पाई जाती है वो हेपेटिक सेल्स है, और मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, और जो किडनी मतलब कि गुर्दे में जो पाई जाती है उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब है गुर्दे में नेफ्रॉन्स पाई जाती है। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो देखिए ऑप्शंस जो होते हैं कई बार हिंदी का आपको उसमें दिया ही नहीं होता। जैसे ऑस्ट्रिच फेल, शुतुरमुर्ग का अंडा जरूरी नहीं है आपको लिया दे, लेकिन ऑस्ट्रिच फेल जो होती है, इसे आप ऑस्ट्रिच एग भी बोल सकते हैं। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। अब है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, क्या वो लीवर है, लीवर एक कोशिका नहीं, लीवर एक ऑर्गन है। आरबीसी, तंत्रिका कोशिका या डीएनए। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है ना, वो है तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, लंबी कोशिका भी है तंत्रिका कोशिका। तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी कोशिका जो कोशिका है वो कौन सी है, वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इन्हें हम बोलते हैं। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, देखिए ये थी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। अब ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये होती है बैक्टीरियल कोशिका। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बैक्टीरियल कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है, देखिए ये थी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नॉर्मली, जो आरबीसी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर दिया जाए वर्ड प्रजनन की, प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो ये कौन सी है, स्पर्म एंड ओवम जो होता है वो आपका सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है। मानव शरीर में जो इनको बोलते हैं फैगेटिक सेल्स, ये क्या होती है, ये भक्षक कोशिका होती है। तो इनका काम करने का तरीका क्या होता है कि ये जो भी दूसरी कोशिका है उनको, कोशिका या वायरस या जो भी है उसको खुद अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कौन सी है, डब्ल्यूबीसी जो है। आप डब्ल्यूबीसी कम होते हैं तो आपका जो बीमारी है वो बढ़ने लगती है ना, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है ना वो भक्षक कोशिका है। और अमीबा यहाँ क्यों लिखा है मैंने, अगर आपको पूछा जाए भक्षक जीव कौन सा है, भक्षक जीव अगर पूछा जाए तो जीव कौन सा है, जीव है अमीबा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी जंतु कोशिका में पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली सेल वॉल जो है ये नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति जो होती है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जंतु सेल में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति बनी काय के होती है, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है।
कोशिका भित्तीय सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और ये काय की बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज है एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया, सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोवसा की बनी होती है। लिपिड, लिपिड यानी होता है वसा, लिपिड को हम वसा भी कहते हैं इसमें। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो लिपिड वसा की बात करें, फैट वाला मतलब नहीं है यहाँ पर। तो फॉस्फोवसा की लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए, आप इसे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में बिल्कुल भी मत रखिए। ऑप्शंस अगर आपको एकदम एक्यूरेट याद है तो ही आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होता है। अगर आपने इसे सरसरी निगाह से पढ़ा है तो इसमें गलती करने की संभावना होती है। जैसे डीएनए का न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए, ज़्यादातर लोग हो सकता है जिन्हें अगर डिटेल में ना पढ़े हो आप इसको लगाएं, लेकिन आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो ये है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, ऑप्शन भी मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, या तो प्रीवियस ईयर से या बुक से मैंने लिए हैं, कहीं कहीं पर मैंने खुद से बनाए हैं, लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज आते हैं आपके एग्जाम में तो आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का ब्रेन और मैनेजर किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं केंद्रक को। जैसे सीपीयू ऑफ सेल भी कहते हैं किसको? केंद्रक को, न्यूक्लियस। ठीक है। वाटसन और क्रिक का संबंध मुख्यतः किसकी खोज से? सवाल घुमा फिरा के भी पूछते हैं आपको, कई बार यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम देगा या फिर इनमें से किसी का नाम देगा और साइंटिस्ट का पूछेगा। सवाल कभी कभी घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। तो जो वाटसन और क्रिक है, इनका केंद्रक से संबंध है, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए में जो केंद्रक के अलावा कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? डीएनए जो होता है, आपको पता है कि केंद्रक में पाया जाता है कोशिका के, और आपको बताना है कि और किस भाग में पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आपको याद रखना है, केंद्रक के अलावा डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए में निम्न में से क्या नहीं होता? आपको पता होगा, डीएनए और आरएनए में 4 एसिड होते हैं। तो एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन। यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में जो पाया जाता है वो क्या है? CD80। तो क्या है CD80? क्या है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, और सी से है साइटोसिन, ऐसा कुछ। ठीक है। और आरएनए में भी, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो यहाँ पर यू आ जाता है, जब आरएनए की बात करते हैं तब यू आ जाता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। आरएनए का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, mRNA होता है मैसेंजर आरएनए, rRNA होता है जो राइबोसोम होते हैं वाला आरएनए जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, tRNA होता है ट्रांसफर आरएनए, ये डीआरएनए कुछ नहीं होता। तो आरएनए का प्रकार डीआरएनए आरएनए का प्रकार नहीं है। अगला, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या केवल आरएनए पे पाए जाते हैं, क्या केवल डीएनए पे पाए जाते हैं, या दोनों पर पाए जाते हैं? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम पाए जाते हैं केवल डीएनए पर। बहुत सावधानी से आप याद रखिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सके तो दोबारा भी देखिए। ये आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज़ है, और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, सामान्यतः मानव कोशिका में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? सवाल क्या है, कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो जोड़े कितने हुए? 23। अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो 22 जोड़े होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम, और जो एक जोड़ा होता है ये होते हैं एलोसोम, जो कि जेंडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसे सेक्स डिटरमिन्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, जो लिंग निर्धारण करते हैं। तो उनका एक जोड़ा होता है और 22 जोड़ा ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये हो गया, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा कि आपको जोड़े पूछे गए हैं कि उनकी संख्या। नर मेल क्रोमोसोम्स कौन से हैं? आपको बताना है कि मेल क्रोमोसोम्स कौन से हैं। XXX नहीं, XX नहीं, ये तो वुमन वाला है। XY, नर क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैं XY, और वुमन वाले XX। जीन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जीन की खोज का श्रेय दिया जाता है जॉनसन को।
पूछे हुए सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, थ्योरी के क्वेश्चंस है, बहुत ही रिलीजियसली आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। अब अगर आपको पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था, वो दिया था बेंडा ने। अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, सभी को पता होगा, ग्रेगर मेंडल को। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक ऑफकोर्स कोशिका में सबसे बड़ा होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सभी को पता होगा कि केंद्रक सबसे बड़ा होता है। बताइए दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है फैक्ट्री ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल सेल का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को किस रूप में रखता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एटीपी। आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक एटीपी किसके बराबर होता है? एक एटीपी बराबर होता है 7.5 केसीएल प्रति मोल। आपको ये याद रख लेना है बिल्कुल। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या HCl, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। चलिए, एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम का कार्य क्या होता है? खाने को तोड़ना। एंजाइम का काम क्या होता है? खाने को तोड़ना। रक्त कैंसर के लिए क्या जिम्मेदार है? बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन बनना? नहीं। लाइसोसोम अत्यधिक सक्रिय? यस। आपको पता है लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं? कि जहाँ पर भी कुछ सेल में अगर अवांछित पदार्थ आ जाते हैं जो सेल के लिए हानिकारक है, तो लाइसोसोम क्या करता है? वहाँ पर जाकर के खुद फट जाता है और क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो जो अनवांटेड पदार्थ जो आपकी सेल में है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ऐसा करने लगे तो आपके ब्लड में जो और भी चीज़ें होती है जो आपके ब्लड के लिए ज़रूरी है उनको प्रभावित करने लगता है। इससे क्या बन जाता है? ब्लड कैंसर। तो लाइसोसोम अगर अत्यधिक सक्रिय हो जाए तो ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? ये कहते हैं राइबोसोम को। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल डीएनए में। आपने जब भी पढ़ा था। कोशिका की यातायात पुलिस या पेकर्स एंड मूवर्स किसे कहते हैं? यातायात पुलिस या पेकर्स एंड मूवर्स कहते हैं गोल्जी बॉडीज को। किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। मदर ऑफ सेल। मदर ऑफ सेल किसे कहते हैं? जो बिखरा हुआ जो प्रोटीन है कोशिका का वो एकत्रित करते हैं, ये भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को। तो देखिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? यातायात पुलिस, पेकर्स एंड मूवर्स और मदर ऑफ सेल। और ये भी पूछा सकता है कि बिखरे हुए प्रोटीन को एकत्रित करने का काम कोशिका में कौन सा पार्ट करता है? तो वो क्या है? गोल्जी बॉडीज। चलिए, कोशिका का अतिरिक्त भोजन, पानी और मिनरल्स कहाँ रखे होते हैं? कोशिका के जो अतिरिक्त भोजन, पानी और मिनरल्स कहाँ रखे होते हैं? ये रखे होते हैं रिक्तिका में। इसे आप पॉकेट ऑफ द सेल भी कहते हैं। आपको सवाल सीधे पूछा जाएगा, पॉकेट ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रिक्तिका को। इसे आप याद ऐसे रखिए, रिक्तिका, वैक्यूल्स। देखिए जहाँ रिक्त होगी जगह वहीं पर तो आप स्टोर करोगे कोई भी चीज़। तो वैसे ही है, कोशिका का अतिरिक्त भोजन, पानी, मिनरल्स कहाँ स्टोर होते हैं? रिक्तिका या वैक्यूल्स में। कोशिका का आंतरिक भोजन, पानी और मिनरल्स किस रूप में संयोजित? आपने यहाँ देखा कि कहाँ होते हैं? रिक्तिका में। अब बोल रहे हैं किस रूप में होते हैं? कोशिका के अतिरिक्त भोजन, पानी, मिनरल्स, यहाँ पर हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, तो ये होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। कोशिका का अतिरिक्त भोजन, पानी और मिनरल्स किस रूप में संयोजित हो रहे हैं? ग्लाइकोजन। पादप कोशिका में अतिरिक्त भोजन, मिनरल्स, पादप में देखिए जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन और पादप में स्टार्च। पादप में किस रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में भोजन, पानी, मिनरल्स संग्रहित होते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं प्लास्टिड, लवक को। ठीक है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? लवक को। लवक जो है प्लास्टिड, उसका एक प्रकार नहीं है। क्लोरोप्लास्ट है, लूकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट, पेडोप्लास्ट नहीं है। जो लवक है इसका एक प्रकार पेडोप्लास्ट नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कि कौन कौन से है? क्लोरोप्लास्ट, लूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट।
टमाटर में कोफा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली कोशिका से रिलेटेड नहीं है, पर जब पादप कोशिका पढ़ते हैं तो ये उस टॉपिक में आ जाते हैं, तो उन्हें भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। टमाटर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? लाइकोपिन। लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में। क्लोरोफिल में कौन सा एक खनिज मौजूद है जो पत्तियों को धूप में जलने से बचाता है? क्लोरोफिल में कौन सा खनिज मौजूद है? वो है मैग्नीशियम, Mg। Mg जो है क्लोरोफिल की पत्तियों को धूप में जलने से बचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका की श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सभी बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसलिए आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को प्रैक्टिस की तरह लीजिए, 2 बार कम से कम रिवीजन कर लीजिए। स्पीड अपने हिसाब से आप 2x करके देख लीजिएगा। कोशिका के श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोन आपको पता है, क्लोन में क्या होता है? डीएनए को इधर से उधर करके सेम टू सेम, ये समझ लिया आप, इंसान की फोटोकॉपी, अभी तक तो खैर जानवरों की करते हैं, तो पशुओं की फोटोकॉपी क्रिएट कर देते हैं क्लोन के थ्रू। तो ये पूछ रहे हैं कि क्लोन की कॉलोनी क्या है? ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है दोस्तों। तो अगर भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं हैं, एक समान आकार की कोशिकाएं, एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं हैं, तो इसका उत्तर है एक समान अनुवांशिक संगठन वाली जो कोशिकाएं, उसे आप क्लोन की कॉलोनी कहते हैं। एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं को क्लोन की कॉलोनी कहते हैं। एड्स का वायरस जो होता है वो क्या होता है? एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए या दोहरी? डीएनए में 2 सूची वाला, याद रख लीजिए। तो डीएनए ऐसा होता है डबल वाला, तो आप उससे ये इसको याद रख लीजिए कि एड्स वायरस जो होता है वो दोहरी सूची वाला डीएनए होता है। कठोर शारीरिक श्रम से हथेली की त्वचा मोटी हो जाती है। आपने देखा होगा हथेली में उंगलियों के एकदम आखिरी में जो पार्ट होता है वहाँ पर ऐसे मोटी मोटी सी त्वचा बन जाती है। तो ये क्यों होती है? कठोर शारीरिक श्रम करने वालों की जो हथेली, उसकी त्वचा मोटी होने का कारण क्या है? तो ये है मोटा अवतलक ऊतक। ठीक है, मोटा अवतलक ऊतक की वजह से। ऊतक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की सेल्स बहुत सारी जब जुड़ जाती है एक जगह तो वो ऊतक बनती है। सेल्स मिलकर ऊतक बनाती है, बहुत सारे ऊतक मिल करके फिर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु मतलब वायरस। तो वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ये है तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक जो है कहाँ कहाँ होते हैं? मेरुरज्जु में होते हैं, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में हमारे होते हैं। तो इनमें भी कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन कौन सा है? ऊतक संवर्धन का सही वर्णन कौन सा है? यह है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रचार। जो उद्यान कृषि है उसकी फसलों का, नई नई फसल जो डेवलप करते हैं उसमें जो विकास करते हैं, वो सब ऊतक संवर्धन के अंतर्गत आता है। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? स्टैटिक क्वेश्चन है। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली, याद रख लीजिए। यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखिए ये क्वेश्चन में अगर आपको सीधे सीधे ये भी पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है तो भी आंसर वही रहेगा। यूकैरियोटिक सेल पूछा जाए तब भी वही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी देकर के आपको कई बार कंफ्यूज करने की भी कोशिश की जाती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस जो होता है पूर्ण तरह से डेवलप हो चुका होता है। और प्रीकैरियोटिक क्या होती है? देखिए यह दिख रहा है आपको, प्रीकैरियोटिक की स्पेलिंग क्या होती है? प्रीकैरियोटिक में प्री आता है शब्द पहले, तो इसका क्या मतलब होता है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं बना है, मतलब केंद्रक के पूर्णतः बनने के पहले की जो स्टेज है वो होती है प्रीकैरियोटिक, और जब न्यूक्लियस पूरा बन जाता है तो वो होती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली है, या प्लाज्मा झिल्ली इन जनरल भी किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली? फॉस्फोलिपिड की। डीएनए की जो अंगुली छाप है इसकी पहचान किसकी पहचान में करते हैं? बिल्कुल सही, ये सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। डीएनए में जो अंगुली छाप का प्रयोग है, फिंगरप्रिंट्स जो है, वो किसी भी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी की पहचान करनी है तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। आनुवंशिक यूनिट जीन क्या है? अच्छा, ये सवाल का मतलब है कि जीन जो है वो कहाँ पाया जाता है। सवाल का कहना है कि जीन कहाँ पाया जाता है। तो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में, मतलब कि क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पर होते हैं?
क्रोमोसोम्स में। सवाल आपको पहले क्या आया था कि जीन की खोज किसने की है, तो किसने की थी? जॉनसन ने। यह है किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक सेल के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पूरा बन चुका है, प्रीकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस पूरा नहीं बना है। तो जो ग्लाइऑक्सीसोम, ये आपको याद रखना है, ग्लाइऑक्सीसोम जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रीकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। एलोसोम क्या होते हैं? आपको जब भी बताया था मैंने, आपके पास कितने 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, और एक पेयर क्या होता है? एक पेयर होता है एलोसोम। एलोसोम का मतलब जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो आपका क्रोमोसोम्स है उसे हम एलोसोम कहते हैं। तो एलोसोम क्या है? एक लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, एलोसोम क्या है? लिंग गुणसूत्र। मतलब कि एलोसोम क्या है? बेसिकली एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग निर्धारण करते हैं। डीएनए के कोडकरण, मतलब डीएनए की जो कोडिंग होती है उसका जो कोड करने वाला जो खंड है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए, आपने सुना होगा डीएनए एडिटिंग, जीन एडिटिंग, ये सब होती है। तो डीएनए में जो डीएनए का कोड जब लिखा जाता है तो वो जो कोडकरण का जो खंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सॉन। फीमेल क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स वाई आपको बताया था मैंने मेल के हैं, और एक्स एक्स जो हैं वो फीमेल के हैं। कोई डाउट मत रखिएगा इस बारे में, एक्स एक्स फीमेल के हैं और एक्स वाई मेल के हैं। ठीक है, आप इसे जैसे याद कर सकते हैं कर लीजिए, एक्स वाई मेल के हैं और एक्स एक्स फीमेल के। आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके लिंग का निर्धारण जो है वो पुरुष स्पर्म से होता है, क्योंकि इनके पास एक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं और वाई भी, लेकिन फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स होते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं की बात आ गई, डीएनए इसका उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिक सूचनाओं की मास्टर कॉपी डीएनए को कहते हैं। अब देखिए, आपको आनुवांशिकता जो शब्द है ये किसने दिया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। लेकिन आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? वो तो हम मेंडल जी को कहते हैं, सबको पता होगा। लेकिन कई बार आप क्या करेंगे, सिर्फ आनुवांशिकता देखा और सीधे लगा दिया मेंडल। नहीं, यहाँ पूछा है शब्द किसने दिया, आनुवांशिक शब्द किसने दिया? तो ये दिया है बैटसन ने। और जॉनसन के बारे में आपको बताया, इन्होंने जीन के बारे में बताया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है अमीबा। ये 2011 में मिला था। कहाँ पर? मरियाना ट्रेंच की गहराई में 4 मीटर लंबा अमीबा था जो कि एक कोषीय था। ये सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। प्रीकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? नाम से स्पष्ट है। प्री मतलब न्यूक्लियस के बनने की पहले की स्थिति है, मतलब नाभिक नहीं होता। जीन के समूह की क्रिया को डीएनए साइट में समन्वित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जीन जो होती है, जीन एडिटिंग आपने सुना होगा। तो जीन एडिटिंग में जो डीएनए साइट होता है, ये सबको जब कहना चाहिए समन्वित करते हैं। इसको आप समझिए ऐसे कि जब डीएनए की एडिटिंग वगैरह की जाती है तो जीन और डीएनए के बीच में जो मेल मिलाप किया जाता है, जो जानकारियों को मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओपेरॉन। क्या कहते हैं? ओपेरॉन। डीएनए पर हाइपर क्रोमेसिटी को किस पर हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? डीएनए जो है किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? मतलब डीएनए के जो आपको जब भी बताया था मैंने CGAT, ये बॉन्ड जो टूटने की स्थिति आती है उसे हम हाइपर क्रोमेसिटी कहते हैं। तो ये किस पर दर्शाता है? ओपेरॉन पर। ओपेरॉन पर ही समन्वित किया जाता है डीएनए को जीन के साथ, और यहीं पर वो हाइपर क्रोमेसिटी भी दर्शाता है। ठीक है, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? कौन सा जीव है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? तो ये वायरस नहीं करता। वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। अब आपके लिए एक सवाल, जितना मैंने आपको कराया कंप्लीट सेल टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। इसमें लगभग आप मान के चलिए, आप हर एग्ज़ाम जिसमें भी बायोलॉजी आती है सेल टॉपिक का हर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इनका बैकग्राउंड समझने के लिए आपका थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थ्योरी ज़रूर पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपका फेल टॉपिक हमेशा के लिए हो जाएगा। आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बताना ही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर दीजिएगा। मैं सही कमेंट को पिन करूँगा और आपको हार्ट भी प्रोवाइड करूँगा।
अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? देखिए, अनुवांशिक रूप से जो प्रत्यारोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांट जो किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट कहते हैं, आइसोग्राफ्ट कहते हैं, एलोग्राफ्ट कहते हैं या जीनोग्राफ्ट? आप कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सजेशन अपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको अगर किसी जो चीज़ आपको पसंद आ रही वीडियो में वो भी मुझे बताएं, अगर कोई समस्या है वो भी मुझे बताएं, मैं पूरा इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्दी अगली वीडियो आएगी। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।